मैं राजेश कुमार कर्पूरा कॉमर्स एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कल मैंने एक वीडियो बिहार इंटरमीडिएट 2025 एग्ज़ाम के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल निकाला गया था उसमें मैं 1 से 21 ऑब्जेक्टिव अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का बताया था। किसी कारणवश मैं उसे आगे नहीं बढ़ा पाया। आज मैं 22 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ता हूं और देखते हैं इसमें इसका आंसर क्या होगा। यह 2025 एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का मॉडल है। चलें तो देखते हैं। विगत 3 वर्षों के लाभ हैं 42, 39 और 45। आपको क्या करना है तो इस तीनों को जोड़ देना है अमाउंट को और 3 से भागा लगा दीजिए। तो अगर इसका जो टोटल 126 मान लीजिए हो गया, इसको 3 से डिवाइड कर देना है तो ये हो जाएगा 42,000। अब आगे बता रहा है जो औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर, अब इसे 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 42 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84,000 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विकल्प होगा, यानी ये 84,000। क्या करना है, इस तीनों को पहले हम लोगों को ऐड कर देना है, तीनों अमाउंट को ऐड कर देना है। अब तीनों को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करना है औसत निकालने के लिए। अब जो अमाउंट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आएगा वो आंसर होगा आपका। 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। ख्याति की गणना की जाती है जब साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, साझेदार की मृत्यु हो जाती है। इनमें से सभी हो जाएगा। इसका डी विकल्प होगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1,50,000 है और लाभ 50,000 है और सामान्य लाभ की दर 20% है। पूंजीकरण विधि से ख्याति की गणना करनी है। तो पूंजीकरण विधि से ख्याति अगर निकालेंगे तो लाभ को 100 से गुना कर देंगे, उसके बाद उसे रेट से डिवाइड कर देना है और माइनस जो भी कैपिटल है ना वो कैपिटल लिख दीजिए। तो इस हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो 20 से 100 अगर डिवाइड हो जाएगा तो 5 से, तो 50 को अगर 50,000 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2,50,000 यानी 2,50,000 में से 1,50,000 घटा दीजिए। दैट्स मीन्स इसका आंसर जो हो जाएगा वो 1 लाख हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 1 लाख। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ख्याति की उत्पत्ति होती है व्यवसाय से, उत्पाद से, स्वामी से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ व्यवसाय से विकल्प बेहतर विकल्प है, ये इसको इसमें दिया जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 में देखते हैं। व्यवसाय का औसत लाभ 30,000 है और क्रय वर्ष 2 है, तो ख्याति क्या होगी? तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30,000 इंटू 2 यानी 60,000 इसका आंसर हो जाना चाहिए। 60,000 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं। साझेदारी समझौते में परिवर्तन से साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं, साझेदारी का अंत हो जाता है, साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है और एक अगला इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ए विकल्प बेहतर विकल्प है। आप इसका आंसर ए देंगे, साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। अब इसके बाद है अगला लाभ प्राप्ति अनुपात, यानी गेनिंग रेशियो किसे कहते हैं? तो उसमें से न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ए विकल्प होगा। नया अनुपात घटे पुराना अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया घटे पुराना। पुनर्मूल्यांकन खाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी नाम मात्र खाता होता है। ऐसे सारे खाते जो लाभ या हानि को प्रकट करते, तो पुनर्मूल्यांकन से लाभ या हानि की गणना की जाती है।
इसके आगे बढ़ते हम लोग, साझेदारी के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। अगर पुराने बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व दिखाई देता है तो उसको कहाँ दिखाएंगे, तो साझेदारों के पूंजी खाते में, नए साझेदारों के पूंजी खाते में जी नहीं, पुराने साझेदारों की पूंजी खातों में जी, ये आंसर हो जाएगा इसका, पुराने साझेदारों के पूंजी। पुराना चिट्ठा है, पुराना रिजर्व है तो पुराना पार्टनर लेगा, सिंपल सा लॉजिक। अगर हम लोग आगे बढ़ते अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को कौन वहन करेगा, तो पुराना साझेदार जो इसमें ओल्ड पार्टनर है वो वहन करेगा। अब इसके बाद दिया है जी ए और बी साझेदार हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी 1/5 भाग में शामिल किया जाता है। सी को कितना भाग में, सी को 1/5 भाग के लिए शामिल किया जाता है। सी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी लगाता है, तो फर्म का क्या मूल्य होगा, तो 1/5 है, तो आपको क्या करना है, 1,20,000 को 5/1 यानी 5 से गुना कर दिए, 6 लाख आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर 6 लाख होगा। बेहतर इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए, डी विकल्प हो जाएगा, 6 लाख। अब आप आगे बढ़ते हैं, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि को किस खाते में डेबिट किया जाता है। अगर कोई नया साझेदार प्रवेश करता है और आपके पास संपत्ति वृद्धि होती है तो उसको किस खाते में ट्रांसफ़र करेंगे, संपत्तियों में हुई वृद्धि को किस खाते में डेबिट किया जाता है। किसी नए साझेदार on the admission of a new partner increase in the value of assets is debited to which account। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो उसका क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एसेट्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सही विकल्प हो जाएगा, ये सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं। यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, ए बी सी एक फर्म में साझेदार है, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म और पुराने साझेदारी का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, पुरानी फर्म तथा पुरानी ये भी नहीं, ये सी विकल्प बेहतर होगा इसका, इसके लिए सी विकल्प बेहतर, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित हो जाएगी। पाने वाला साझेदार का लाभ और हानि साझाकरण अनुपात, तो इसमें हो जाएगा इसका ये बढ़ जाएगा हिस्सा। पाने वाले साझेदार का लाभ या हानि का साझाकरण अनुपात तो उसका बढ़ता है। साझेदार के पूंजी खाते को क्रेडिट किया जाता है, तो साझेदार के पूंजी खाते को पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, तो पूंजी पर ब्याज से। त्याग अनुपात निकाला जाता है, त्याग अनुपात निकाला जाता है साझेदार की मृत्यु पर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, एक साझेदार के प्रवेश पर, ये सही विकल्प होगा, एक साझेदार के प्रवेश पर। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, अस्थाई संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाती है। अगर अस्थाई संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो उसको ह्रास कहा जाएगा, वो ह्रास कहलाती है, डेप्रिसिएशन कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक साझेदार की अवकाश ग्रहण करने के समय सभी साझेदार के लिए फर्म की संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध फर्म को बीमा कंपनी से प्राप्त होता है, तो समर्पण मूल्य, सरेंडर्ड वैल्यू, बीमा कंपनी से प्राप्त होता है सरेंडर्ड वैल्यू।
यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो शेष हस्तांतरित किया जाएगा। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को उसको देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता तो शेष राशि ऋण खाते में हस्तांतरित किया जाएगा, उसके ऋण खाते में हस्तांतरित हो जाएगा। आगे फर्म द्वारा प्राप्त संयुक्त बीमा पॉलिसी की राशि बांटी जाती है प्रारंभिक पूंजी अनुपात में, अंतिम पूंजी अनुपात में, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। यही आंसर हो जाएगा, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को किसके पूंजी खाता में जमा किया जाता है? किसी साझेदार की मृत्यु पर संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ को किसके खाते में जमा किया जाता है? तो सभी साझेदार के खाते में, या ऑल पार्टनर्स हो जाएगा। मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाता है या दिया जाएगा। जब कोई साझेदारी फर्म में कोई पार्टनर मर जाता है तो उसको 6% से ब्याज दिया जाएगा। यदि समापन के समय संपत्तियों के संबंध में कोई विशेष सूचना न दी गई हो, यदि समापन के समय संपत्तियों के संबंध में कोई विशेष सूचना न दी गई हो तो भुगतान नहीं होगा, पूर्ण भुगतान होगा, आंशिक भुगतान होगा। तो यहाँ पर आप विकल्प में दे दीजिए पूर्ण भुगतान होगा। आर्थिक चिट्ठे का शेष फर्म के समय दिखाया जाता, फर्म के समापन के समय दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे का शेष। तो यहाँ इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ रोकर शेष होना चाहिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कैश बैलेंस इन ए बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पेपर कैश अकाउंट, यानी रोकड़ खाते हो जाएगा। इसलिए इसमें हिंदी में कुछ मिसप्रिंट है, वो ध्यान से देख लें। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को क्या कहते हैं? तो वसूली व्यय कहते हैं। फर्म के समय वसूली व्यय हो जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फर्म के विघटन के समय साझेदारों की पूंजी खाते की क्रेडिट से इसका भुगतान किया जाता है। फर्म के विघटन समय साझेदारों के पूंजी खाते की क्रेडिट से इसका भुगतान साझेदारों को किया जाएगा, साझेदारों को किया जाता है। साझेदारी का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है? तो संयोग द्वारा समापन, संयोग द्वारा समापन कहलाएगा। वसूली के लाभ हानि को साझेदारों में बांटा जाता है तो उसके लाभ हानि अनुपात में, वसूली के लाभ हानि को लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है। वसूली खाता है तो वसूली खाता नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट है। इसके बाद कंपनी का उदाहरण है राहुल ब्रदर्स, ये कंपनी का उदाहरण है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें, व्हिच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर्स, यानी कौन सा विवरण शेयर की इशू करने से पहले निर्गमित किया था? तो इसका हो जाएगा 52 का हो जाएगा प्रोस्पेक्टस, यानी कौन सा ऐसा प्रपत्र है जो अंशों के निर्गमन से पहले निर्गमित किया जाता है? तो प्रोविवरण, 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 ये 52 का आंसर हो गया, 52 का प्रोविवरण, प्रोस्पेक्टस। अधिकार अंश वे अंश हैं जिन्हें कंपनी के निदेशकों को उनकी सेवा के बदले निर्गमित किया जाता है, गलत। यहाँ हो जाएगा कंपनी के वर्तमान अंशधारकों को नहीं, ये एग्जैक्ट आंसर है इसका। एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, तो एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन कटौती पर नहीं कर सकती है। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है तो पूंजी घट जाती है, तो कौन सी? तो चुकता पूंजी घट जाती है। तो इस तरह से हमने एक दो क्वेश्चन पर थोड़ा सा डाउट है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे बच्चों में इसे ज़रूर अपने मित्रों को भेजिएगा जिससे वो भी इसे लाभान्वित हो सके, उनका भी रिजल्ट बेहतर। इसका आप इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा एग्जाम में। धन्यवाद।